जय हिंद बच्चों। आज क्लास 10 इतिहास विषय एनसीईआरटी बुक। सबसे पहले इसके सिलेबस को समझेंगे, उसके बाद प्रत्येक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर क्या है बच्चों? यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद। तीसरा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। चौथा है औद्योगिकरण का युग। और पांचवा है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो ये रहा सिलेबस। अब पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है बच्चों? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ये रहा विश्व का नक्शा और इसमें यहाँ पर ये जो प्रदेश है, ये जो प्रदेश इधर वाला देख रहे हैं, ये एशिया है, इधर यूरोप है। यहीं पर आपको फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ये इंग्लैंड इसके बगल में, ये सारे देश हैं। इसी यूरोप महादेश में जो फ्रांस देश है उसे पढ़ रहे हैं। यूरोप महादेश के राष्ट्रवाद में, यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ, इसी के बारे में आज का क्लास है। तो सबसे पहले क्लास 10 को पढ़ने के लिए, क्लास 10 जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उसे पढ़ने के लिए पहले कुछ विशेष बात को जानना होगा। जैसे राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ, कब हुआ, इन सारी बातों को जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों राष्ट्रवाद का अर्थ समझते हैं। तो राष्ट्रवाद का अर्थ सीधा सिंपल भाषा में राष्ट्र के बारे में सोचना। तो बच्चों समझ गए राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है? राष्ट्र के बारे में सोचना, बस हो गया। और अगर आपको पूछ दे क्षेत्रवाद क्या है, तो बस क्षेत्र के बारे में सोचना। जातिवाद क्या है, तो जाति के बारे में सोचना। ये वाद का ही अर्थ होता है सोचना। बस जब भी आपको किसी भी टॉपिक के बाद अगर वाद शब्द आ जाए तो समझ जाइए उसके बारे में आपको सोचना है। सबसे पहले राष्ट्रवाद का पहले अर्थ होता था, राष्ट्रवाद का अर्थ समान भाषा, समान जाति, समान धर्म या समान विचार के लोग जिस क्षेत्र में रहते थे उसे ही राष्ट्र कहा जाता था। सबसे पहले यही मान्यता थी। परंतु फ्रांस के एक महान दार्शनिक हुए अर्नस्ट रेनन, उन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा ही बदल दी। उनके अनुसार समान जाति, समान भाषा, समान धर्म या समान विचार के लोग जिस क्षेत्र में रह रहे उसे राष्ट्रवाद नहीं कहते। तो राष्ट्रवाद उनके अनुसार क्या था? राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। राष्ट्रवाद क्या है बच्चों? तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे लोगों के बीच एकता का वाहक हो। एक बार फिर से समझिए, राष्ट्रवाद क्या है बच्चों? अर्नस्ट रेनन के साहब के अनुसार तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे लोगों के बीच एकता का वाहक हो। उन्होंने ये परिभाषा दिया उनके अनुसार। और जब राष्ट्रवाद का फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले फ्रांस में हुआ 1789 ईस्वी में। और उसके बाद राष्ट्रवाद फ्रांस की क्रांति में, जब फ्रांस में क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति में एक बहुत ही सुंदर नारा दिया गया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। राष्ट्रवाद जो फ्रांस में क्रांति हुई 1789 की, उसमें एक नारा आया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये समानता क्या है? तो समानता का अर्थ हुआ सभी कानून के समक्ष सभी समान है, ना कोई किसी के अंदर भेदभाव की भावना नहीं हो, सब भाई भाई है, सभी एक समान है, कोई ऊंच कोई नीच, कोई अमीर कोई गरीब, कोई इस तरह की भेदभाव नहीं हो। ये समानता हुआ। स्वतंत्रता का अर्थ पहले यूरोप में ही नहीं अन्य देशों में भी राजतंत्र था, राजा का शासन चलता था। राजा का ही पुत्र राजा होगा, जो रानी के गर्भ से जो जन्म लेंगे वही अगला राजा बनेगा। ये परंपरा थी।
परंतु जब फ्रांस में क्रांति हुई 1789 ईस्वी की, जब फ्रांस में क्रांति हुई तो वहीं से अब राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र जगह ले लिया। अब ये मान्यता नहीं रहा कि राजा का ही बेटा राजा बनेगा, जो रानी के गर्भ से जन्म लेगा वही राजा बनेगा। नहीं, अब जनता तय करेगी कि राजा कौन बनेगा, जिसकी बहुमत होगी वही राजा बनेगा, जनता चुनेगी। लोकतंत्र का शासन आ गया। कब? फ्रांस की क्रांति के बाद। और बंधुत्व का अर्थ हुआ कोई भी जाति का क्यों ना हो, सभी भाई भाई है। क्यों? क्योंकि इससे राष्ट्र में एकता आएगी, राष्ट्र के बारे में सभी कोई सोचेंगे, राष्ट्र के हित के बारे में सोचेंगे सभी। कब? जब सब कोई अपने किसी भी जाति को सभी भाई भाई समझेंगे तब। तो बंधुत्व के नारा से ही सबसे ज्यादा सहारा लिया नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने बंधुत्व के नारा से यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों को जीतने का काम किया। वो अधिकांश क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। सभी को बोलते थे कि आपको क्या चाहिए, राजतंत्र या लोकतंत्र? तो सभी का मन, अधिकांश लोगों का मन होता था कि हमें लोकतंत्र ही चाहिए, जिसके कारण नेपोलियन ने यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों को जीतता चला गया। और नेपोलियन बोनापार्ट ने जब वो सत्ता में, तो उन्होंने क्या किया, स्टेट जनरल के स्थान पर, स्टेट जनरल, पहले स्टेट जनरल होता था, उसमें विभाजित किया जाता था, 3 भागों में बांटा गया था। परंतु ज्यों ही नेपोलियन बोनापार्ट ने पदभार संभाला, उन्होंने नेशनल असेंबली बनाया। नेशनल शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में ही देखने को मिला। नेशनल असेंबली के बाद उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया कि कोई भी जो भी कार्य संपादित होगा, जिसको भी कानून लाना है या कोई चीज पारित करना है, तो वो डायरेक्ट केंद्र से होगी। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था लागू किया गया फ्रांस की क्रांति के बाद। उसके बाद क्षेत्रीय बोली पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई भी क्षेत्रीय बोली नहीं बोल सकता है, सबको बोलना है फ्रांस की भाषा। क्यों? क्योंकि इससे राष्ट्र में एकता होगी। अगर कोई सरकारी जब इसको फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया, तो सभी लोग फ्रांसीसी बोलने लगे, जिससे सभी को महसूस हुआ कि नहीं, सब भाई भाई, सब एक हैं। हमारे जितने भी लोग फ्रांसीसी बोलते हैं, उससे अनुभव सभी को लगा कि नहीं, सब एक हो गए। इससे राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हुई। और उसके बाद माप तोल की और मुद्रण में एक रूपता लाया गया। माप तोल, पहले क्या होता था, एक माप था कपड़े मापने का एले, जो हर जगह अलग अलग होता था उसका माप। परंतु उसको समाप्त कर उन्होंने माप तोल और मुद्रण में एक रूपता लाने का प्रयास किया। उसके बाद कानून, जो फ्रांस में जो कानून बनाया गया वो सभी के लिए समान। पहले क्या होता था, पादरी और कुलीन ये सब कर मुक्त होते थे, परंतु नहीं, जब ये क्रांति हुई तो कहा नहीं, सभी को देना होगा, सबके लिए समान कानून है। कानून के सामने सभी समान हैं। कानून के सामने सभी क्या है, समान है, कोई अलग नहीं है, सब समान है। सभी को एक समान देखा गया कानून की नजर में। 1804 में नेपोलियन संहिता लाया गया। प्रश्न आएगा कि नेपोलियन संहिता कब लाया गया, तो 1804 में। नेपोलियन के जीवन में सबसे बड़ी भूल एक हुई, उन्होंने लिप्जिंग का एक युद्ध लड़ा। लिप्जिंग क्या है, तो ये इस सारे क्षेत्र को जीते जीते नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर दिया। जो रूस पर आक्रमण किया था, रूस के राजा ने अपने सेना को पीछे हटाते गया। इस तरह जो नेपोलियन के सेना थे, धीरे धीरे भूख, पानी और अनाज के अभाव में वो जब इधर धीरे धीरे बढ़ता गया, और क्या किया, जितने भी राशन पानी थे सब में
सब घर द्वार में आग लगाता चला गया, ताकि जब नेपोलियन बोनापार्ट के सेना आए तो यहाँ पर जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो खाएगा क्या, जिसके चक्कर में वो अधिकांश लोग मारे गए। ठंड के कारण, कुछ भूख के कारण, कुछ प्यास के कारण अधिकांश लोग नेपोलियन के अधिकांश सैनिक मर गए, जिसके कारण इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। और नेपोलियन बोनापार्ट को जब वो हार गए 1813 लिप्चिंग का युद्ध में, तब उसे एल्बा द्वीप पर भेज दिया गया। एल्बा द्वीप जाने के बाद, एल्बा द्वीप पर वो जब गया तो कुछ दिन तो वहाँ रहा, फिर वो अपने यहाँ चला आया। उसके बाद ये ऑस्ट्रिया का उस समय शासक था मेटरनिक, उसने सभी रूस, ये फ्रांस, इटली, इन सारे राजाओं को बोले अगर ये रहा, अगर ये फिर आ गया, फिर कुछ ना कुछ ये करेगा, तो सभी को इन्होंने बोला कि सब मिल के युद्ध करते हैं और इसको फिर से हराते हैं। तो उसने 1815 में एक युद्ध लड़ा, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बुरी तरह पराजित हुआ और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप पर। वहीं पर कुछ दिनों के बाद नेपोलियन की मृत्यु हो गई। बस यहीं से नेपोलियन की कहानी समाप्त होती है। अब ये क्लास 10 का जो है, अब यहां से क्लास 10 स्टार्ट होता है। मेटरनिक, वियना सम्मेलन। मेटरनिक ने फ्रांस, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया, सभी राजाओं को आमंत्रित किया। कुछ राजा आए और उन्होंने एक सम्मेलन में पहले जितने भी ये रहा इटली, उन्होंने सम्मेलन बुलाया, वियना सम्मेलन। और वियना सम्मेलन में उन्होंने क्या, वो तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने वियना सम्मेलन में बुलाने के बाद सभी राजाओं को कहा कि जितने भी नेपोलियन बोनापार्ट ने जितने भी प्रदेश को लोकतंत्र किया है, फिर से उसे पुरानी व्यवस्था को लाया जाए, फिर से राजतंत्र को व्यवस्थित किया जाए। इसके लिए उन्होंने रूस, फ्रांस, इटली, इन सारे राजाओं को बुला के सम्मेलन किया और उसमें फिर से राजतंत्र स्थापित करने की मांग किया। और क्योंकि नेपोलियन ने इटली के भी कुछ भूभाग को जीत लिया था, बहुत सारे भूभाग को, तब जब ये वाटरलू का युद्ध हुआ तो ऑस्ट्रिया इन सारे क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया? ऑस्ट्रिया को। और नीचे वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया कि कौन? ये नीचे वाले क्षेत्र हो गया फ्रांस का, फ्रांस को दे दिया गया नीचे वाला क्षेत्र। और ये क्षेत्र केवल इटली के राजा को मिला, ये क्षेत्र केवल ऊपर वाला छोटा सा क्षेत्र, बस उसी को लेके उसे संतुष्ट रहना पड़ा। फिर जब आप आगे पढ़िएगा इटली का एकीकरण, तब आपको समझ में आएगा कि ऑस्ट्रिया को क्यों निकाला गया, क्योंकि वो अधिकार जमाया था। ये आगे का चैप्टर का बात है। मेटरनिक युग, अब ये यहीं से मेटरनिक सम्मेलन हुआ और यहीं से अब क्लास 10 का स्टार्ट होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज यहीं तक, जय हिंद।